बेसिकली बेसिकली कहीं ना कहीं आप देखिएगा कैसे लोगों का रिलेशन एक सिर्फ कास्ट विशेष का मसला नहीं होता है। निश्चित रूप से आपको मिल जाएंगे किस तरह के कास्ट अपर कास्ट के लोग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका रूलिंग क्लास का सपोर्ट होता है। विदाउट रूलिंग क्लास के सपोर्ट के किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती आज के ज़माने में। और अगर इन सारे लोगों का बैकग्राउंड आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये रूलिंग क्लास के साथ जुड़े होते हैं। अब ये अलग बात है कि अभी रूलिंग बीजेपी कर रही है, कल को कोई और पार्टी कर सकती है। तो ये जो रूलिंग क्लास की एक टेंडेंसी होती है उससे जुड़े हुए लोग इस तरह की हरकत करते हैं। और पुलिस का ये दावा है कि आरोपी पर मुकदमा चलाने और उन्हें दंडित करने के लिए सबूत पर्याप्त है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ने इनको 18 तारीख को तलब किया है। 1000 पेज का लगभग आरोप पत्र है। 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई है। उनमें से 15 ने 7 पहलवानों के पक्ष में गवाही दी जिन्होंने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इन 100 लोगों से अधिक जो पूछताछ हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक नुकसान के बावजूद फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह को जो एक बचाने की जो कवायद थी वो शायद सफल नहीं हो पाई, और इससे मुझे लगता है कि बीजेपी यहाँ पे रणनीतिक रूप से फेल हुई। अगर पहलवानों ने ही, अगर बाकी 15 में कई पक्षद्रोही भी हो गए और पहलवान पक्षद्रोही नहीं हुए तो सजा मिलना निश्चित है। देश का बहुचर्चित ब्रजभूषण शरण सिंह केस यानी विमेन रेसलर के उत्पीड़न का मामला, पूरा देश में हंगामा मचा। जनवरी से लेकर अब तक आपने देखा क्या क्या इवेंट्स हुए। इवन जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो किस तरह से महिलाओं को घसीटा गया था। आखिर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दिया। 100 से ज्यादा लोगों के बयान लिए गए हैं। 15 लोगों ने वुमेन रेसलर के पक्ष में बयान दिया। क्या है इस केस के मायने और इस चार्जशीट के मायने? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के की गिरफ्तारी होगी, उनके ऊपर मुकदमा चलेगा, क्या होगा? ये तमाम पहलू है जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। आप जानते हैं कि हम लोग थोड़ा विलंब आते हैं लेकिन पूरी तैयारी के साथ आते हैं। एक एक परत, केस के एक एक परत को समझने की कोशिश करते हैं। 2 खास मेहमान हैं लगातार अम्बेडकर नामा पर आप सुन रहे हैं। जेपी सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं और वकील भी हैं, इसलिए लीगल पहलुओं पे उनकी बेबाक और बहुत ही सटीक टिप्पणियां होती है। संजीव पांडे साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेखक हैं और पत्रकार। दोनों अपने वरिष्ठ सहयोगियों से, दोस्तों से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है मायने इस चार्जशीट के। क्या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की कवायद होगी, कोशिश होगी, या कानून के शिकंजे में आएंगे? स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। सर गुड इवनिंग। जेपी सर, आप ही से शुरू करता हूं। पहले देखिए सर, ब्रजभूषण शरण सिंह पर 2 एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें एक नाबालिग की एफआईआर खारिज हो गई। उसका जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी उसने दिया कि मैं मुकदमा नहीं चलाना चाहती है। वहां से वो हो गया कि वो जो है मामला खत्म हो गया। दूसरे वाले में जो है वो पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। अब जब से चार्जशीट दाखिल हुई है तब से ब्रजभूषण शरण सिंह की सिट्टी पिट्टी गुम है। क्योंकि पहले तो ताल ठोक के कहते थे कि सबूत ले आओ, तो हमको दिखाओ, तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो मैं क्या करूंगा। अब जब चार्जशीट दाखिल हो गई है, वो बाकी 7 पहलवानों में वो नाबालिग वाला पास को हट गया है, लेकिन बाकी 7 पहलवानों में जो टोटलिटी में है कि इन्होंने हमारी छाती छुई तो हमारे पीछे हाथ रखा, तो ये किया तो वो किया, उस सब में बाकायदे प्रमाणिक सबूत के साथ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। और पुलिस का ये दावा है कि आरोपी पर मुकदमा चलाने और उन्हें दंडित करने के लिए सबूत पर्याप्त है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ने इनको 18 तारीख को तलब किया है। 1000 पेज का लगभग आरोप पत्र है। 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई है। उनमें से 15 ने 7 पहलवानों के पक्ष में गवाही दी जिन्होंने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इन 100 लोगों से अधिक जो पूछताछ हुई है, इनमें पहलवानों के दोस्त और परिवार भी शामिल है। इसके अलावा नई तकनीकी सबूत भी मिलने के पुलिस ने दावे किए हैं।
तकनीकी सबूत के तौर पर तस्वीरें, वीडियो और फोन लोकेशन भी ब्रिजभूषण की मौजूदगी और हरकतों की पुष्टि करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सबूत है कि जब जी आप जी जी। आरोप लगाते हैं, चाहे पास्को हो या यौन उत्पीड़न का हो, और अगर कोई चश्मदीद नहीं है या चश्मदीद होने के अलावा कि मतलब उसमें जो आरोपी है उसकी उस स्थान लोकेशन पर जो है होने की पुष्टि उस समय पर होती है कि नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब तस्वीरें, वीडियो, फोन लोकेशन, मतलब ये सारी चीजें पुलिस ने जो है बरामद की हैं, आपसे बता दें। और तस्वीरें ऐसी हैं जिनमें कथित तौर पर ब्रिजभूषण शरण सिंह को शिकायतकर्ता की ओर हरकत करते हुए दिखाया गया है। फोटो के अनुसार उनके फोन की लोकेशन दूसरों की गवाही से मेल खाती है। तस्वीरों का एक सेट जो उस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति की पुष्टि करता है जहां यौन उत्पीड़न की कथित घटना हुई थी। ये ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र में तकनीकी साक्ष्य का हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि अब ब्रिजभूषण शरण सिंह की ये बोलती बंद है कि सबूत ले आओ, ये ले आओ, तो पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब 18 तारीख को ब्रिजभूषण शरण सिंह को अदालत में जाना है। देखिए 18 तारीख क्या करते हैं। और वही नहीं, उनका जो पीएस है तोमर, उसके खिलाफ भी चार्जशीट है। मतलब दोनों लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल है। अब देखिए 18 तारीख को जाके ब्रिजभूषण शरण सिंह राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या करते हैं। पूरे देश की निगाहें, पूरे लीगल सर्किल में से लेके अखबारों की निगाहें, गोदी मीडिया तक की निगाहें, कि गोदी मीडिया मोदी को बचाती है ना, ब्रिजभूषण शरण सिंह को थोड़ी बचाती है। तो बाकी तो दूसरी स्टोरी है ही है। हो सकता है 18 तारीख को हाजिर हो तो ताहिर खान की स्पेशल क्राइम स्टोरी जो है ब्रॉडकास्ट करे आज तक वाला। वो भी ये तो रिसर्च कर रहा चढ़ते ये तो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं ना, जो डूबने वाला सूरज है उसको तो ये लोग सब भूल जाते हैं। आपसे बता जी संजीव जी, ये भी सर कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की बोलती बंद है, सिट्टी पुट्टी गुम है। आप तो हरियाणा में रहते भी हैं और वहाँ एक पॉपुलर डोमेन में भी जो बातें होती हैं, लोग जब बातचीत करते हैं, क्या है मतलब, कैसे देख रहे हैं लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक नुकसान निश्चित रूप से इसमें हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक नुकसान के बावजूद फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह को जो एक बचाने की जो कवायद थी वो शायद सफल नहीं हो पाई, और इससे मुझे लगता है कि बीजेपी यहाँ पे रणनीतिक रूप से फेल हुई। अगर ये सारा कुछ अगर भारतीय जनता पार्टी शुरू में ही कानूनी प्रक्रिया के तहत होने देती तो मुझे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा राजनीतिक नुकसान नहीं होता। अब तो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक नुकसान भी हो चुका है, और जो दिल्ली के आसपास के जो आंदोलनकारी थे, दिल्ली के आसपास जो एक खास वर्ग के जो लोग हैं, हरियाणा के अंदर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, उनमें एक रोष तो इसके कारण खत्म, ये सरकार के खिलाफ खत्म नहीं हुआ है। उनको लगता है कि सरकार ने अंतिम समय तक ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश करी, लेकिन वो तो ऐसा मामला था कि आंदोलन चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर रजिस्टर हो चुका था, तो पुलिस भी एक हद तक ही मदद कर सकती थी। और भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि अब हम जितना मदद कर चुके हैं और जितना राजनीतिक नुकसान हो चुका है, अगर हम इससे ज्यादा अगर मदद करेंगे तो और राजनीतिक नुकसान होगा। तो मेरा ये मानना है कि भाजपा को राजनीतिक रूप से नुकसान हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिस इलाके में उसको भाजपा को लगता है कि राजनीतिक नुकसान हो सकता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अब सेफ गेम खेलेगी, और वो अगर किसी भी बदली हुई परिस्थितियों में ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट काट देती है और ब्रजभूषण शरण सिंह के किसी रिश्तेदार को टिकट दे दे, बेटे को दे दे या उनकी पत्नी को दे दे, तो भाजपा ये भी कह सकती है देखिए भाई हमने तो लास्ट टाइम तक बचाने की इनको कोशिश करी, अब लेकिन अब कानूनी कुछ प्रक्रिया होती है, सुप्रीम कोर्ट का निगरानी थी, एफआईआर हुआ था, फिर उसके बाद काफी ज्यादा पब्लिक प्रेशर था, तो हमने तो अंतिम समय तक बचाने की पूरी कोशिश करी। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस पर तो भाजपा को राहत मिल सकती है, वो भी सिर्फ वो जातीय एंगल पे मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो और चुनावों के तमाम मुद्दे होते हैं। तो जो नुकसान दिल्ली के इर्द गिर्द के इलाकों में भाजपा को हुआ है, उसकी भरपाई ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर मुकदमा चलाए जाने से अब नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बीजेपी काफी राजनीतिक नुकसान कर चुकी है, और बीजेपी इस खेल में बहुत बुरी तरह से बेसिकली नंगी हो गई थी कि वो खुल के मदद कर रही थी। और चूंकि बीजेपी का कुछ ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा बन गया है, जैसे वो सेंगर वाले मसले पे भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से उस समय भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगे थे कि वो सेंगर को बचाने की कोशिश कर रही है, या हरियाणा के अंदर जो खेल मंत्री हैं उन पे ऊपर भी यौन उत्पीड़न का आरोप है, और जिस ढंग से यहाँ उस पे भी उन पे भी आरोप है कि भाजपा की सरकार उनको बचा रही है।
तो बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड चूंकि इस तरह का हो चुका है, इस तरह के मामलों में अपने समर्थकों को शेल्टर देने का, कि कोई भाजपा चाहे जितना अपने बेगुनाही के सबूत दे तो शायद जनता उसको न माने, मेरा ये मानना है। नहीं, हरियाणा में कुछ गपशप आप तो सुनते होंगे ना, लोग क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं? नहीं देखिए, हरियाणा में देखिए एक चीज बड़ी सीधी सी बात है कि जिस कम्युनिटी के लोग आंदोलन कर रहे थे, उस कम्युनिटी के लोग ऑलरेडी इस समय बीजेपी के अगेंस्ट हुए पड़े हैं हरियाणा के अंदर। यही नहीं, जो 2000 क्या कहा जाता है, जब विधानसभा चुनाव, जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, तो जो इस कम्युनिटी के जो डोमिनेंस वाला जो एरिया था, उस इलाके में कांग्रेस जीती थी और उस इलाके में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अच्छा परफॉर्मेंस था। बेशक पार्लियामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी या कांग्रेस की नहीं थी, लेकिन ये विधानसभा जो उसके बाद चुनाव हुआ था हरियाणा के अंदर, उसमें उस एरिया में जो जाट डोमिनेटेड एरिया है, वहां पे कांग्रेस का अच्छा परफॉर्मेंस था। तो ये तो मान के चलिए कि ऑलरेडी ये कम्युनिटी के लोग इस समय एंटी बीजेपी हरियाणा के अंदर हुए पड़े हैं। मसला राजस्थान का है कि राजस्थान में जो इस कम्युनिटी के लोग हैं, जो हरियाणा से लगते हुए डिस्ट्रिक्ट है, झुंझुनू है, सीकर है, और कुछ जो एक दो जिले हैं नॉर्दर्न इलाके के, जिसका थोड़ा सा हरियाणा का इम्पैक्ट है वहां पे ये जो कम्युनिटी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसी साल चुनाव है। फिर ये जो महिला रेसलर्स हैं, जिस ढंग से थोड़ा सा उनके साथ जो और जो जेंट्स रेसलर थे, जैसे बजरंग पुनिया, ये सब जिस ढंग से किसानों का मूवमेंट अभी पीछे जो हुआ था, वहां पे गए भी, तो क्या राजस्थान के अंदर भी जब कुछ इस तरह की एक्टिविटी होगी तो क्या ये लोग जाएंगे और क्या कंपेन करेंगे, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन बाई एंड लार्ज हरियाणा के अंदर जो है अभी भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं नजर आ रही है, और इस कम्युनिटी के लोग 90% इस समय एंटी बीजेपी हुए पड़े हैं। 10% जो आरएसएस के साथ पुराने लोग जो जुड़े हुए हैं जाट कम्युनिटी के, क्योंकि भाजपा के अंदर जाट कम्युनिटी के कुछ लीडर हैं जो आरएसएस से पुराने जुड़े हुए हैं, जैसे हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हैं, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं। कैप्टन अभिमन्यु हैं, वो भी आरएसएस के बैकग्राउंड से हैं। तो जो वैसे जो एक सेगमेंट है जो प्योर 5% 7% लोग पे प्रभाव रखते हैं और उस कम्युनिटी के जो उनके विचारधारा से बिलोंग करते हैं, तो वो तो उनके साथ पहले भी थे, अभी भी है। लेकिन बाई एंड लार्ज जो ओवरऑल जो एक कम्युनिटी विशेष जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है, कुछ एरिया में चौटाला के साथ है, तो वहां पे बीजेपी को कोई बहुत बेनिफिट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, इस आंदोलन से ये हुआ है कि वो थोड़ा सा और एग्रेसिव हो गए हैं, तो उसका उनका जो एग्रेसिव होना बीजेपी के लिए मुझे लगता है ज्यादा नुकसानदायक। जी जेपी सर, प्लेस ऑफ अकरेंस जो है एक जगह नहीं होगा, वो लखनऊ भी होगा, दिल्ली भी होगा, विदेश भी होगा। तो क्या दिल्ली पुलिस जहां जहां प्लेस ऑफ अकरेंस है वहां वहां गई है, साक्ष्य वहां से जुटाए हैं, और हो सकता है कि जो 15 गवाह हैं उसमें विदेशी भी हैं क्या कोई जो नहीं, अब ये विटनेस? तो हम नहीं बता सकते सर, क्योंकि चार्जशीट देखने को नहीं मिली कि, ताकि ये भी नहीं पता चला कि उसमें वास्तव में गवाह कौन कौन से। बाकी जो पहलवान हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो ब्लैक एंड व्हाइट में खबरें आ रही हैं, उस खबरें में मैं चार्जशीट का कुछ हिस्सा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। हालांकि इस बात का मैं भी आलोचक हूँ कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि उससे जज साहब के दिमाग पर परोक्ष रूप से ये दबाव पड़ता है कि साहब जो है मीडिया ट्रायल हो रहा है, तो अगर हम इनको जो है रिहा कर देंगे तो ये एक्शन होगा, इनको सजा दे देंगे तो ये रिएक्शन होगा। तो उसमें उनका भी जो है मतलब जो जजमेंट है या जो उनका जजमेंट करने का अधिकार है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। लेकिन वानगी के लिए कुछ मैं बताना चाहता हूँ। जैसे पहलवान नंबर 1 है जो एक पदक जीतने के बाद जिसका स्टेटमेंट है कि कोच मुझे ब्रिजभूषण से मिलने के लिए अपने साथ ले गए, वहां उसने मुझे जबरन गले लगाने की कोशिश की, मेरे एक हाथ में झंडा था इसलिए मैंने अपने दूसरे हाथ उसे दूर ढकेलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। एक बार मैं कुश्ती लीग में एक मुकाबला हार गई थी, जैसे ही मैच से मैं अपनी टीम बॉक्स की ओर बढ़ी, ब्रिजभूषण मेरी ओर बढ़ा, मुझे जबरदस्ती गले लगा लिया। उसने मुझे 15-20 सेकंड तक गले लगाए रखा। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे नहीं जाने दिया, जबरदस्ती पकड़ के खड़ा रहा। अब इसमें साक्ष्य क्या है कि 2 तस्वीरों में वह शिकायतकर्ता की ओर हरकत करते हुए ब्रिजभूषण शरण सिंह दिखाई दे रहे हैं। विभिन्न घटनाओं की तस्वीरों और वीडियोग्राफ के रूप में उपलब्ध तकनीकी साक्ष्य आरोपी की उपस्थिति तक शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का स्पष्ट रूप से समर्थन करते हैं, ऐसा चार्जशीट में लिखा हुआ है। मतलब एक घटना हो गई।
दूसरी घटना है कि पहलवान नंबर 2 का आरोप, मुझे WFI कार्यालय में बुलाया गया था, जहां मैं अपने कोच के साथ गई थी। भूषण जो कुर्सी पर बैठा था ने मुझे बैठने के लिए कहा। मैंने उसे अपनी चोट के बारे में बताया। उसने मुझे पूरी मदद का आश्वासन दिया, लेकिन इसके बदले में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने को कहा। उसने मतलब प्रपोज किया, ऑफर किया, आपसे बता रहे। अब साक्ष्य, कथित घटना के दिन वह अपने कोच नई दिल्ली जिले के क्षेत्र में मौजूद थे। उनका मोबाइल टावर स्थान अशोक रोड कार्यालय स्थान के आसपास नॉर्थ एवेन्यू के क्षेत्र में था। ये साक्ष्य है कि हम थे वहां पर। अब पहलवान नंबर 3 का आरोप, मैं आखिरी पंक्ति में टीम फोटो के लिए खड़ी थी। आरोपी आया और मेरे साथ खड़ा हो गया। मुझे अचानक अपने नितंब पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जब मैंने दूर हटाने की कोशिश की तो मुझे जबरदस्ती मेरे कंधे से पकड़ लिया गया। अब समझिए आप जरा, यहाँ जो है वो जो आपके नितंब पर हाथ रखने का जो आपके पंजाब के जो उस समय वो पुलिस के प्रमुख थे, IPS ऑफिसर, ये उनकी याद दिला रहा है। ये सब देखिए, ये सब जो लोग सेक्सुअली पर्टर्ब्ड होते हैं ना, साइकोलॉजी में आप पढ़ेंगे तो इन लोगों के बारे में आपको एक एक लाइन ब्लैक एंड व्हाइट में लिखी हुई मिल जाएगी कि कुछ नहीं तो छू ही लो, कुछ नहीं तो सता ही लो, दें से दें भाई, अब पता नहीं इसमें इनको कौन सा आनंद मिलता है। साक्ष्य, WFI के कार्यक्रम से संबंधित रंगीन तस्वीरों के 4 प्रिंट आउट उपलब्ध कराए और इन तस्वीरों में शिकायतकर्ता ने पहलवानों के साथ आगे की पंक्ति में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और तस्वीर के आरोपी बृजभूषण भी दिख रहा है, जिसका आकलन आरोपों के संदर्भ में किया जा सकता है। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह पिछली पंक्ति से वह आगे की पंक्ति में आ गई थी। अच्छा, अब पहलवान 4 का भी आरोप सुन लीजिए। जब मैं चटाई पर लेटी थी, आरोपी मेरे पास आया और मैं आश्चर्यचकित रह गई जब मेरे कोच की अनुपस्थिति में मेरी अनुमति के बिना मेरी टी-शर्ट खींची और मेरे सांस की जांच करने के बहाने मेरी छाती पर हाथ रखा। आप समझिए आप जरा, और उसे मेरे पेट पर सरका दिया। फेडरेशन कार्यालय में मेरे दौरे पर मुझे आरोपी के कमरे में बुलाया गया। मेरे भाई जो मेरे साथ था को स्पष्ट रूप से वहीं रुकने के लिए कहा गया। अन्य व्यक्तियों के जाने पर आरोपी ने दरवाजा बंद कर दिया, मुझे अपनी ओर खींचा और मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश की। साक्ष्य, शिकायतकर्ता को कथित तौर पर बृजभूषण के साथ अन्य पहलवानों के साथ खड़ा देखा गया, जिसने घटना के स्थान पर आरोपी और शिकायतकर्ता की उपस्थिति थी। अब 5वें पहलवान का आरोप भी एक नजर डाल दीजिए। मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने के बहाने उसने मुझे कंधे से पकड़कर अपनी ओर खींचा। खुद को बचाने के लिए मैंने आरोपी से दूर छूटने की कोशिश की। साक्ष्य, WFI चैंपियनशिप की तस्वीरों में 6 रंगीन प्रिंट आउट दिए गए हैं जो कार्यक्रम में पीड़ित और आरोपी की उपस्थिति को दर्शाते हैं। अब पहलवान 6 का भी आरोप सुन लीजिए। उसने मुझे अपने माता पिता से फोन पर बात कराई क्योंकि उस समय मेरे पास निजी मोबाइल फोन नहीं था। आरोपी ने मुझे अपने बिस्तर की ओर बुलाया जहां वो बैठा था, फिर मेरे बिना इजाजत के अचानक उसने गले लगा लिया। मुझसे जबरदस्ती की गई। WFI को नोटिस भेजा गया जो कार्यक्रम का मेजबान था। उसने फोटोग्राफ, होटल का विवरण, कमरा नंबर जहां पहलवान रुके देने के लिए कहा गया था, लेकिन WFI ने अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। ये पुलिस की चार्जशीट में लिखा हुआ है। अब जब वहां बृजभूषण सिंह अध्यक्ष हैं, बाकी सारे जो कर्मचारी वहां के जितने और बाकी पदाधिकारी हैं वो सब उनके परिवार के, रिश्तेदार के हैं, बाकी उनके कृपा पात्र हैं, कौन गवाही देने आएगा सामने? ये तो पहलवानों ने बड़ी हिम्मत की है जो उन्होंने जो है गवाही दी है, और वो हरियाणा के ही पहलवान दे सकते हैं। बाकी जगह के पहलवान होते तो कंप्रोमाइज कर लेते, क्योंकि इस तरह के कंप्रोमाइज जहां भी परफॉर्मिंग आर्ट है, फिर समझिए हमारी बात, हम आर्ट इसलिए कहते हैं कि उसमें खेल शामिल है, सिनेमा शामिल है, नाटक शामिल है, म्यूजिक शामिल है, वकालत शामिल है, उसमें बहुत सी चीजें शामिल है जहां आप परफॉर्म करते हैं। तो परफॉर्म करने पर अगर आप खूब सक्सेसफुल हो गए तो भी आपका मिसयूज हो सकता है, और आप अगर असफल हो गए तो भी आपका मिसयूज हो सकता है। कभी बात राजी और कभी 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 बेराजी। और फिर जो आपको आगे बढ़ाता है या जिसको गुमान है कि वो आपको आगे बढ़ाएगा, वो आपसे अपनी कीमत वसूल करना चाहता है, जो शरीर सुख भी हो सकता है। जी जी संजीव जी, JP सर बिहार से आते हैं, ठाकुर समुदाय के हैं। आप भी बिहार से आते हैं, आप हरियाणा में रहते हैं, JP सर उत्तर प्रदेश में रहते हैं, इलाहाबाद में। आप भी पांडे हैं, आप भी जो है मतलब दबंग जो सामंती सामाजिक वर्ग है वहां से आते हैं, आप दोनों मतलब। एक जनप्रतिनिधि, जो जनप्रतिनिधि है बाहुबली है,
आखिर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि मतलब जो सब कुछ हमारी प्रॉपर्टी, एक वहां सीधी में अभी एक शुक्ला ने पेशाब कर दिया सर पे, अभी जम्मू में सुना है कि एक आदमी मंदिर गया, उसको पीट दिया है सब बहुत बुरी तरह से। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि सब कुछ हमारा है, हम जो चाहे कर लेंगे? देखिए इसमें अजीब। जिसमें इसमें देखिए आप जितने लोगों का जो संजीव जी के बोलने के पहले मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। ये सिर्फ उत्तर भारत में नहीं है सर, दक्षिण हाँ मतलब भारत हम। में अभी अभी तमिलनाडु में एक जज साहिबा ने जो है बहुत ही हार्ड हिटिंग फैसला सुनाया है कि एक दलित को मंदिर में जाने से वहां के पंडितों ने रोक दिया था। उस पर बहुत हार्ड हिटिंग फैसला सुनाया है कि ये कौन सी बात हुई कि आजादी के इतने दिन बाद, संविधान लागू होने के बाद किसी दलित को मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा। ये चतुर्दिक मामला है, ये इसको केवल आप नॉर्थ इंडिया या उत्तर प्रदेश बिहार से ही मत नहीं, जोड़िए। ये जी भारत, जी संजीव भाई। ये पूरे भारत का जहां भी इस तरह का सामंती जी वर्ग है, वहां जी पूरे देश के न्यायपालिका, कानून, संपत्ति, महिला सबको अपना प्रॉपर्टी समझता है। मतलब ये 21वीं सदी जी है और जी कहाँ जी राफेल और कहाँ कहाँ अमेरिका और कहाँ चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं। और ये संजीव जी से एक टेक लेते हैं, उसके बाद आपसे तो विस्तार से हाँ, पूछेंगे नहीं ही। नहीं, ठीक आपसे। ठीक ठीक जी। ठीक सर। देखिए बेसिकली बेसिकली कहीं ना कहीं आप देखिएगा कैसे लोगों का रिलेशन एक सिर्फ कास्ट विशेष का मसला नहीं होता है। निश्चित रूप से आपको मिल जाएंगे किस तरह के कास्ट अपर कास्ट के लोग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका रूलिंग क्लास का सपोर्ट होता है। विदाउट रूलिंग क्लास के सपोर्ट के किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती आज के ज़माने में। और अगर इन सारे लोगों का बैकग्राउंड आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये रूलिंग क्लास के साथ जुड़े होते हैं। अब ये अलग बात है कि अभी रूलिंग बीजेपी कर रही है, कल को कोई और पार्टी कर सकती है। तो ये जो रूलिंग क्लास की एक टेंडेंसी होती है उससे जुड़े हुए लोग इस तरह की हरकत करते हैं। अब वो जो मध्य प्रदेश वाला है वो भी किसी बीजेपी के लीडर के साथ उसका पीएस है कि पता नहीं क्या है, उसके साथ जुड़ा हुआ था। और जो बीजेपी के जो सांसद हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और ये एक चीज और भी है कि इसको सिर्फ आप प्योर अपर कास्ट के फिनोमिना से नहीं जुड़ सकते। आपको बहुत सारे, आपको याद होगा कि रूलिंग क्लास में बिहार में एक राजवल्लभ यादव थे जिनको सजा भी हुई थी, आपको याद होगा। वो भी एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का मसला था। तो वो प्योर था कि वो एमएलए थे, वो रूलिंग क्लास के थे, उनको कौन क्या बिगाड़ सकता था। तो इस तरह की जो सजा टेंडेंसी हो आती गई है ना, जैसे अभी। हाँ सजा हो यादव गई, जी को सजा सजा हो हुई गई। ना। हाँ। हाँ सजा हो गई, उनको सजा हो गई। अब हरियाणा में जैसे संदीप सिंह हैं, ये जो है जो मेरी जानकारी में है कि पिछड़ी जाति से, पिछड़े सिख हैं, बैकवर्ड सिख है। तो अब इनके ऊपर आरोप लगा हुआ है, लेकिन रूलिंग क्लास के साथ जुड़े हुए हैं तो कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के टेंडेंसी के पीछे जब तक रूलिंग क्लास का सपोर्ट न हो तब तक ये करना बड़ा मुश्किल होता है। तो रूलिंग क्लास का अगर सपोर्ट है तो अब सजा तो देखिए रूलिंग क्लास का सपोर्ट था, लेकिन जब ट्रायल चला तो सजा तो उनको भी हुई। क्या नाम है, जो उत्तर प्रदेश के जो विधायक थे, सेंगर जो थे दिल्ली में, उनको सजा हुई। तो ये जो मसला है कि इनका एक जो गवर्नमेंट जो रूल कर रहा होता है, ग्रुप चाहे सरकार जिसकी भी हो, उसको जो रूल कर रहा होता है उनका उसके बिना प्रोटेक्शन के वो नहीं होता। अब वो प्रोटेक्शन चाहे जो मिले, उनको लगता है रूलिंग क्लास को ये लगता है कि ये बहुत पावरफुल लोग हैं, इसके कास्ट के लोग हमारे साथ हैं, ये डोनेशन भी देते हैं। तो वो उस प्रेशर में या तो उनको सपोर्ट करते हैं या करते हैं कि अब जैसे शुक्ला जी जो मध्य प्रदेश वाले थे, अब उनको लगता होगा कि ये ब्राह्मणों का एक बड़ा ग्रुप है, हमें बीजेपी को सपोर्ट करेगा, तो उस प्रोटेक्शन में वो उनको सपोर्ट करते हैं। एक दूसरे के साथ ये रेसिप्रोकल काम होता रहता है। अब देखिए एक मैं दक्षिण भारत को लेकर भी, एक चूंकि दक्षिण भारत की बात आ रही है तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि दक्षिण भारत में पिछले 10 साल में जो कास्ट वायलेंस हुए हैं, दलितों के खिलाफ जो भी वायलेंस हुए हैं, उसका आप एक टेंडेंसी देखिए, खास करके तमिलनाडु स्टेट में। तमिलनाडु स्टेट में दलितों के खिलाफ जो सबसे ज्यादा वायलेंस किया है वो वनियार कम्युनिटी ने किया है, जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कास्ट है, हालांकि ओबीसी में है लेकिन बनिया जाति है, व्यापार का काम करता है, लेकिन हालांकि वो ओबीसी में है। और सबसे ज्यादा दलितों के गांव चलाने में, दलितों को गांव छुड़वाने में उनका इंपॉर्टेंट एक रोल है। तो इसका एक संबंध मान के चलिए कास्ट के साथ साथ रूलिंग क्लास का जो प्रोटेक्शन है वो भी होता है। उसके बिना कोई बहुत भारी बदमाश या बहुत बड़ा अपराध करके चौड़ा होकर नहीं चल सकता है। अगर यही ब्रजभूषण शरण सिंह अगर विपक्ष में होते और अगर ये आरोप लगा होता तो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रजभूषण शरण सिंह ये पहले दिन एफआईआर होता और ये आराम से जेल चले गए होते। क्योंकि ये भाजपा के साथ जुड़े हुए थे तो इनको इतने दिन तक भाजपा ने प्रोटेक्ट किया।
अगर यही टेनी मिश्रा अगर विपक्ष में होते तो हो सकता है कि अब तक ये भी वो फार्मर वाले कांड में जेल में होते, इनको कोई बचाने वाला बंदा नहीं बोलता। आपके सामने एक विकास दुबे का उदाहरण है, को विपक्ष था, वो सत्ता पक्ष को पसंद नहीं था, उसका एनकाउंटर हो गया। तो एक रूलिंग क्लास का, हम ये नहीं कहते अपर कास्ट डोमिनेंस है, अपर कास्ट ये सारा कुछ कर रहा है, अपने राइट भी समझता है, लेकिन साथ में उसके साथ जो रूल कर रहा होता है उसका सपोर्ट भी उसको होता है। और जिन राज्यों में ओबीसी जातियां स्ट्रांग होकर निकली हैं, उनका पावर है, वो भी अपर कास्ट के माइंड सेट से लेके वो अपना अधिकार समझती है, जो न्यू फ्यूडल होते हैं, ये हमारा राइट है, हम पावर में आ गए, हम ये करेंगे, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, ये मेरा मानना है। जेपी सर, आप विवाद को स्पष्ट बोलने के लिए जाने जाते हैं, और जाहिर है कि वीडियो सुन के आपको अपने समाज के लोग फोन भी करते होंगे कि आपने ये क्या बोल दिया, तमाम ये सब होती होंगी, लेकिन 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 ये कह रहा हूँ कि संजीव जी ठीक कर रहे हैं कि फ्यूडल माइंड के साथ एक रिश्ता होता है, जमीन और पैसा जिसके कंट्रोल में सत्ता, उसका रिश्ता होता है। इसका एक क्षेत्रीय इसमें विविधता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में हम लोग देखते थे खास सामाजिक समूह ही इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं। जी देखिए सर, मधुली में जो लोहिया जी के मित्र चेला जो भी कहिए, वो सीधे सीधे कहते थे कि हम लोग कुजात समाजवादी हैं। अच्छा। तो मैं कुजात राजपूत हूँ। अब जन्म से मैं पैदा हुआ जिसमें मेरी कोई चॉइस नहीं थी, जन्म से मैं हिंदू हूँ जिसमें मेरी कोई चॉइस नहीं है। हो संभाला तो हिंदू था, हो संभाला तो राजपूत समुदाय में पैदा हुआ, हो संभाला तो रघुवीर नारायण सिंह का पुत्र जयप्रकाश सिंह था। इसमें मेरी कोई चॉइस नहीं थी। मैं तो ये कहता हूं कि अगर सरकार चाहती है कि समता मूलक समाज बनाए, तो वो कह दे कि जब 18-19 साल का बच्चा हो जाए तब तक उसका कोई जो है जातिगत संस्कार नहीं होना चाहिए, और उसको सारे धर्मों को पढ़ने के लिए दिया जाना चाहिए, और फिर उससे पूछा जाना चाहिए कि तुम इसमें से धर्म स्वीकार करना चाहते हो या निराकार आश्रित रहना चाहते हो, या निराकार जो है तुम वो होना चाहते हो, क्या कहते हैं, नास्तिक होना चाहते हो। लेकिन यहाँ तो कोई चॉइस ही नहीं, इसलिए आप जन्मना सब कुछ हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि जो बात आपके दिमाग में बचपन से मत्ती है, या जो आपको डिस्पैरिटी दिखती है, अगर उसके बारे में आपका जन्मजात सोचने का जो है भगवान ने अगर आपको क्षमता दी है, भगवान कहने से मेरा मतलब है भगवान ही नहीं, या प्रकृति ने दी है, या जन्म से आपको मिला है, तो इसमें कोई आपका योगदान तो है नहीं, तो जन्मना है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं। तो सवाल इस बात का है कि अगर हमारा माइंडसेट और लोगों की तरह, हमारे परिवार वालों की तरह, हमारे बिरादरी की तरह या फ्यूडलिज्म वाला नहीं है, तो हम क्या करें इसके लिए। ये इसमें मेरी कोई चॉइस नहीं है। लेकिन अब आप देखिए कि जिस पेरियार ने जो है पूरे दक्षिण भारत से कम तमिलनाडु से ब्राह्मण राजनीति को उखाड़ फेंका और द्रविड़ राजनीति कायम करा दिया। अब वहां पर नियाद अगर कोई अत्याचार करते हो, या जो पिछड़े सवर्ण बन रहे हो वो अत्याचार करते हो, तो उनकी बात तो मैं नहीं करता। लेकिन आगे मद्रास हाई कोर्ट की एक जज जस्टिस आशा ने कहा कि मंदिर में अनुसूचित जात को पूजा करने से रोकने के बाद हमें अपना सर सिर से झुका लेना चाहिए। न्यायालय मूक दर्शक बनकर छुआछूत की प्रथा को जारी करने की अनुमति नहीं दे सकता है। जहां एक समुदाय दूसरे को पूजा करने से रोक रहा है, हमें अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो सबके लिए है, सभी को प्रार्थना करने का अधिकार है। और भारत का संविधान किसी प्रकार के विश्वास के बावजूद स्थिति की समानता की गारंटी देता है ना। तो इसमें जो है इस तरह की हरकत करना, ये जो है नितांत निंदनीय है, और जो है इसका जितना भी सेंसर किया जाए जो है वो कम है। और उन्होंने कहा कि ये सब जो है नहीं होना चाहिए, उसको मंदिर में जाके पूजा करने की अनुमति है। तो अब आप ये बताइए, उस जगह पर जहाँ के बारे में हम लोग उत्तर भारत में बैठ के पढ़ते हैं कि वहां द्रविड़ राज आ गया है, और पेरियार ने पूरी ब्राह्मण संस्कृति को या ब्राह्मणवादी राजनीति को जो है मतलब धराशायी कर दिया है। एडीएमके आए तो भी जो है वो, डीएमके आए तो भी वो, और जब से डीएमके और एडीएमके आना शुरू हुआ तब से वहां की ब्राह्मण राजनीति किनारे लग गई। वहां अगर इस तरह की सब घटनाएं सामने आती हैं, तो उससे ये लगता है कि हमारे समाज में छुआछूत, ऊंच नीच, जाति भेद कितना मतलब इतना गहराई से जमा हुआ है कि मौका मिलते ही वो जो है क्या कहते हैं मतलब अपना सर उठाने लगता है। जेपी सर, अंतिम कमेंट, क्या न्याय प्रिवेल करेगा? देखिए, हम तो आप न्याय तो प्रिवेल कर ही रहा है और करेगा ही, क्योंकि आप कितना भी बचने की कोशिश करेंगे तो कितना भागेंगे।
अब सवाल इस बात का है कि अब जो गवाही होगी उस गवाही में अगर पहलवानों ने ही, अगर बाकी 15 में कई पक्षद्रोही भी हो गए और पहलवान पक्षद्रोही नहीं हुए तो सजा मिलना निश्चित है। चलिए, बहुत ही शानदार डिस्कशन रहा और ब्रजभूषण शरण सिंह मामले के बहाने और बहुत सारी नई जानकारी भी मुझे मिली। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, सुनाइए और शेयर करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा रिसर्च रेफरेंस के साथ बात होती है। गोदी मीडिया नहीं है, अम्बेडकर नामा है। शुक्रिया, शुक्रिया सर, थैंक यू।